नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास जो है यूपी पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में हिंदी से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसमें देखा जाए तो चैप्टर के आधार पे 10 दिनों के भीतर हम रिवीजन करने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स का। सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें पहली क्लास है आज की। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण, ध्वनि, शब्द और संज्ञा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। ई वर्ण है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है अंतस्थ और चौथा है ऊष्म। तो हम देखते हैं कि ई वर्ण की बात हो रही है, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो बड़ी ई जो है यह क्या है? दीर्घ है। ठीक है, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। व्यंजन के प्रकार हैं 4 ऑप्शंस में। पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा है 7। तो व्यंजन के प्रकार की बात हो रही है, व्यंजन की संख्या नहीं पूछी जा रही है। तो जहाँ पे व्यंजन के भेद या प्रकार पूछे जाए तो इसका सही आंसर होता है 3। ये कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर के म तक होते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, और ऊष्म व्यंजन बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला लेते हैं। त का उच्चारण स्थान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा है दंत, तीसरा है कंठ और चौथा है ओष्ठ। तो त के उच्चारण स्थान की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर है दंत। और देखते हैं त, थ, द, ध, न। तो ये 5 जो हैं, इसके अलावा ल, तो ये सभी बोले जाते हैं दंत। अगला प्रश्न लेंगे। ड़ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, ओष्ठ या दंत। तो इन 4 ऑप्शंस में हम देखेंगे कि ड़ की बात हो रही है। यह किस लाइन में आ रहा है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो ये आता है ट वाली लाइन में। और ट का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो इसका भी सही आंसर होगा मूर्धा, क्योंकि यह ट वाली लाइन में है। यह क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा, चौथाई, पूरा या तिहाई। तो हम देखते हैं कि हलंत आखिर कहते किसको हैं। हलंत बोलते हैं, जैसे हमने चिन्ह लिखा तो चिन्ह में ये जो लगा हुआ है निशान, इसको ही बोलते हैं हलंत। ठीक है, अगर किसी भी व्यंजन में अगर ये निशान लग जाता है तो उसको बोलते हैं कि वह क्या है? आधा वर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित चिन्हों में योजक है। योजक चिन्ह की बात हो रही है। यहाँ पे ये आता है प्रश्न विराम चिन्ह से। ठीक है, तो हम देखते हैं 4 चिन्ह दिए गए हैं, उनमें सही आंसर कौन सा है? योजक चिन्ह किसको बोला जाता है? यह जो है खड़ी पाई और एक बिंदु है, यह विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, और दूसरा जो है यह है, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, या अवतरण चिन्ह। और ये तीसरा जो है इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक। ठीक है, तो ये और चौथा जो है यह हमारा सही आंसर, इसको ही बोलते हैं योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह कहाँ कहाँ लगता है? सामान्य तौर से विलोम जो शब्द होते हैं उन 2 शब्दों को अगर साथ में लाया जाता है तो उनके बीच में यह योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। और इसके अलावा द्वंद्व समास में जब हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं पाप पुण्य, तो पाप पुण्य या माता पिता, तो इनके बीच में जो चिन्ह लगा दिखता है आपको, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में हलंत वाला व्यंजन हो उसे कहते हैं। कोई भी शब्द ने अगर उनके अंतिम वर्ण में, यानी जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे हमने संयुक्त लिया, उसमें अंतिम अक्षर क्या दिखा आपको? त। तो जैसे कि हम लिखते हैं श्रीमान, तो श्रीमान में न लिख करके उसके नीचे ये हलंत निशान लगाते हैं। तो वैसे ही शब्दों के बारे में बोला जा रहा है। ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बद्धाक्षर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त ध्वनि या युग्मक ध्वनि। तो इसका सही आंसर होगा बद्धाक्षर। आगे देखेंगे। भिक्षा शब्द है, इसके ऑप्शन देखते हैं। तत्सम, तद्भव। भिक्षा शब्द जो है यह शुद्ध तत्सम शब्द है, और भिक्षा शब्द का अगर तद्भव पूछा जाए तो इसका होता है भीख। ठीक, किसी शब्द में यदि एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आए तो उसे कहते हैं, यानी एक ही व्यंजन अगर 2 बार सुनाई पड़े, जैसे हम बोलते हैं कच्चा, पक्का, तो उसमें क 2 बार सुनाई पड़ता है, इसी को बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि संयुक्त व्यंजन है, बद्धाक्षर है, मुक्ताक्षर है या युग्मक ध्वनि कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा युग्मक ध्वनि। अगला लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पंख शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी।
तो इसका सही आंसर होगा यह पंख जो है यह तद्भव शब्द है। पंख शब्द जो है इसका तत्सम यदि पूछे तो इसका सही आंसर होगा पक्ष। अगला प्रश्न लेंगे, पिंजड़ा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो इसका सही आंसर होगा पिंजड़ा जो है यह तद्भव शब्द है। आगे देखेंगे, अक्टूबर शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। कोई भी शब्द है वह शब्द यदि उसके समान दूसरा कोई नहीं है या व्यक्तिवाचक। ठीक है, प्रश्न लेते हैं, गिरोह शब्द की संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो गिरोह जो शब्द है इसको सुन करके लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो जहाँ पर भी कोई जो चीज है या कोई आदमी है, अगर बहुत सारे लोग होंगे या तो वहां पे होता है समूहवाचक। ठीक, पानी शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। पानी जो है यह लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म वाली सभी चीजें जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा इसका आंसर होता है। ठीक है, और यहाँ पे पानी जो है इसका भी आंसर होगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। इस प्रश्न में हम देखते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आटा, दूध, दही और तेल। तो हम देखते हैं कि दूध, दही और तेल ये सभी जगह भी घेरते हैं और दूध और जो है दही से कुछ न कुछ चीजें बनती हैं। तो अगर कोई चीज जगह घेरती है या किसी चीज से कोई नई चीज तैयार होती है तो वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जो नहीं है वह क्या है, आटा। ठीक है, क्योंकि आटा जो है कई जातियां होती हैं, गेहूं का आटा, जौ का आटा, इस तरह से कई प्रकार होते हैं उसके। तो जिस भी शब्द के प्रकार हों वहां पे होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखेंगे, मैदान में सभा हो रही है। सभा शब्द की संज्ञा है इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। को बोलने पर लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समूहवाचक। आज भी हमारे समाज में अनेकों रावण विद्यमान हैं। इसमें जो देखा जाए तो रावण की बात हुई कि रावण शब्द की क्या संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। रावण तो एक ही है हमारे इतिहास में, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा है। इसके 4 ऑप्शन है, बुढ़ापा, सुरेश, तूफान और पहाड़। तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द का कोई आकार नहीं होता। सुरेश यह नाम है किसी व्यक्ति का, तूफान यह भी है इसका एक रूप होता है, पहाड़ भी इसका आकार होता है, लेकिन बुढ़ापा जो है यह एक अवस्था है। ठीक, इसका सही आंसर बुढ़ापा हो गया। और आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा है पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक। तो हम ध्यान से देखेंगे, पुरुषवाचक जो है यह शब्द जो है यह संज्ञा में नहीं इस्तेमाल होता, यह होता है सर्वनाम में। और इसके अलावा देखते हैं संबंधवाचक, ये भी सर्वनाम है, निजवाचक भी सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है गुच्छा, दूसरा है कक्षा और तीसरा है सभा और चौथा है तेल। तो हम देखते हैं, बात हो रही है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पहले हम देख लेंगे कि समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सी शब्द है। एक ही गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो जब बहुत सी संख्या हो तो वहाँ पे होता है समूहवाचक। कक्षा में बहुत सारे, ये सभा जो है इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए ये भी हो गया समूहवाचक। और आंसर जो हमारा बनता है वह क्या है, तेल। यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न लेंगे, भाववाचक संज्ञा है। इसके 4 ऑप्शन है, मिठास, गरीब, विवेकानंद और पर्वत। तो हम ध्यान से देखेंगे, विवेकानंद इनका भी कोई रूप था, पर्वत जो है इसका भी कोई आकार है, गरीब कोई व्यक्ति होता है तो उसका भी आकार होता है। तो यहाँ पे क्या है, मिठास जो है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न लेंगे, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मित्रता, दोस्त या शत्रुता। तो हम देखेंगे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा रूप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा मित्रता। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।